गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वनों का नुकसान पढ़ा था और अब हम लोगों का अगला टॉपिक है जैव विविधता कम करने के कारक। ठीक है, जैव विविधता को कम करने के क्या क्या कारक हैं। सबसे पहला कारण है शिकार। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने देखा था कि काला हिरण को शिकार करने से उनकी संख्या में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। ठीक है, तो जानवरों का ज़्यादा शिकार करने से भी जैव विविधता कम होने लगती है। दूसरा कारण दिया है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक, जब हमारे वायु में जहरीली गैसें जाती हैं तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और कुछ ऐसे नाजुक पक्षी होते हैं वहाँ पर जो इसको सहन नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी क्या होता है, जैव विविधता में कमी आती है। फिर तीसरा पॉइंट है जंगलों में आग लगना। ठीक, तो जब किसी भी कारण जब जंगल में आग लगने लगती है तो वनों को सबसे ज़्यादा वनों को ही नुकसान पहुंचता है। ठीक है, वनों का नुकसान पहुंचता है। फिर दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जितने जीव जंतु रहते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचता है और आग की वजह से वो मर भी जाते हैं। तो जब कई प्रकार की प्रजातियाँ रहती हैं वो सब भी क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। तो आग लगने से भी बहुत दिक्कत आती है और जैव विविधता कम होने लगती है। चौथा कारण इसमें बताया गया है वन कटाई। ठीक है, वन कटाई से क्या है कि वनों की कटाई यदि अंधाधुंध करने लगते हैं तब जैव विविधता कम होने लगती है और वनों की प्रजातियां भी कम होने लगती है। ठीक है, वनों की प्रजातियां भी कम होने लगती है। जब अधिक से अधिक हम वन की कटाई करेंगे तो क्या होता है, उससे जैव विविधता कम होने लगती है। वहाँ पे जब वन एकदम ख़त्म हो जाएंगे तो जितने भी जीव के प्रजातियां वहाँ नहीं रहेंगी। ठीक है, इनसे क्या होता है, इन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है, वहाँ का गरीब परिवार। ईंधन की कमी हो जाने के कारण उन्हें क्या होता है, 10 किलोमीटर अधिक पैदल चलना पड़ता है। ठीक है, चारा लेना हुआ, जल लेना हुआ, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, मतलब खाना बनाने के, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, उन्हें बहुत दिक्कत होती है यदि वनों की कटाई होती है। इससे भी जैव विविधता कम करने का यह भी एक कारण है। तो आप लोगों ने 4 कारण जैव विविधता के कम करने के देखे। अब यदि वन की कटाई इतनी ज़्यादा होने लगेगी तो उसके कुछ परिणाम भी होंगे। सबसे पहला परिणाम इसका दे रहा है बाढ़। ठीक है, जब वन की अधिक से अधिक कटाई होगी तो बाढ़ आएगा। और फिर दूसरा क्या परिणाम आएगा, सूखा पड़ने लगेगा। यदि वन की कटाई अधिक से अधिक होने लगेगी तो सूखा वहाँ पे हो जाएगा। फिर तीसरा परिणाम यह होता है कि कहते हैं गरीबों को नुकसान। आपने देखा कि वन की कटाई से गरीबों को सबसे ज़्यादा नुकसान है कि उन्हें 10 किलोमीटर काफ़ी दूर ही पैदल चल के जाना पड़ता है। चारा लेना हुआ, जल लेना हुआ, ये सबसे उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, उसके आगे अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा भारत में वन और वन जीव संरक्षण। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए बहुत सारे सरकार ने नियम और कानून बनाए, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो वन्य जीव और वनों की तेज गति में जो ह्रास आ रही, नुकसान और उसके कारण के संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। परंतु हमें वनों या वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। ठीक है, और उसके बाद 1960 या 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम पर काफ़ी जोरदार मांग की। तो जिसमें सबसे पहला उन्होंने अधिनियम बनाया वन्य जीव रक्षण अधिनियम। ठीक है, तो जो भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया 1972 में, जिसमें क्या था कि वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। मतलब उनके रहने के लिए कई प्रकार के प्रावधान थे जो सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची में प्रकाशित की गई। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार पर रोक और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक जोर दिया गया। तो जो संकटग्रस्त जातियां थी, ठीक है, जो संकट था कि ये नहीं हैं या इनको बचा के रखना, तो उनके बचाव पर सरकार प्रतिबंधन पर, मतलब सरकार शिकार पर रोक, शिकार प्रतिबंधन मतलब है कि शिकार पर रोक करना, वन्य जीव आवासों पर कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना।
ठीक है। इन सब पे क्या है, संकटग्रस्त जो जातियां उनके बचाव के लिए मेन शिकार पर रोक किया गया, वहाँ के वन्यजीव आवास के लिए कानूनी रक्षण तैयार किए गए, जंगली जीवों के व्यापार पे मतलब जैसे हाथी के जो दांत होते थे उनका लोग व्यापार करते थे तो उस पर रोक किया गया। मतलब इस सब चीज़ों पे काफ़ी जोरदार प्रयास किया गया। फिर तीसरा चीज़ था, सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित की। सरकार ने क्या क्या स्थापित किया, राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे जंगली जानवर रहते थे, वन्यजीव पशु विहार स्थापित किया गया जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाएं की घोषणा की जिनका उद्देश्य था कि जो गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान किया जाए। मतलब उन्होंने ये घोषणा की जो भी जिनका उद्देश्य था कि जो भी गंभीर खतरे में हैं, जो भी प्राणी, उन प्राणियों के लिए रक्षण तैयार किया जाए, आवास तैयार किया जाए। इन प्राणियों में सबसे था बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण या हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर, अन्य प्राणी इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना या हिम तेंदुआ आदि के शिकार व्यापार पर संपूर्ण आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण तैयार किया गया। तो मतलब भारत में भी ये लोग क्या है, इस तरह के संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित हो गया, न कि उसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। ठीक है। अब वन्य जीव अधिनियम 1980 या 1986 के तहत सैकड़ों जितनी तितलियां, पतंगे, भृंगों या ड्रैगन फ्लाई की भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। मतलब कि देखिए अभी तक हमने देखा कि बड़े पशुओं के बारे में भी संरक्षण पर सरकार ने ध्यान दिया, लेकिन संरक्षण में उन्होंने छोटे जीवों के भी बारे में काफ़ी ध्यान दिया है। संरक्षण में कीटों का भी काफ़ी महत्व है जिसमें से तितली और ड्रैगन फ्लाई है। और 1991 में पौधों की 6 जातियाँ जो हैं उनको भी आप इस सूची में रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ की सरकार ने कहते हैं बहुत सारे संरक्षण की बात की। बड़े बड़े मतलब जो जानवर थे उनके और छोटे से छोटे कीट और ड्रैगन फ्लाई के बारे में भी उन्होंने उनके संरक्षण के बारे में सोचा। ठीक है। अब सरकार और वन विभाग के द्वारा क्या किया गया, वनों का वर्गीकरण किया गया। वनों को 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला वन है आरक्षित वन, दूसरा है आपका रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो ये 3 प्रकार के वन हैं। तो आरक्षित वन जो होते हैं वो देश के 50% से ज़्यादा आरक्षित हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जितने भी हमारे यहाँ के वन हैं, वन क्षेत्र, उसका 50% से ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी आम आदमी नहीं आ सकता है और उसके बाद यहाँ पे कोई शिकार करने का एकदम मनाही है। और ये क्षेत्र जो है, महत्वपूर्ण क्षेत्र कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, केरल है और महाराष्ट्र है। ठीक है। और यहाँ पर वन या वन प्राणियों की संरक्षण की बात है और रक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान भी माना जाता है। रक्षित वन वे वन होते हैं जो आगे जाकर नष्ट ना हो, इनकी सुरक्षा की जाती है। ये पूरे कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग जो होता है वो किसका है, रक्षित वन है। और इसके जो भी क्षेत्र है वो हरियाणा है, पंजाब और हिमालय है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है आपका अवर्गीकृत वन। ये अन्य सभी प्रकार के वन हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रकार के वन आते हैं और ये व्यक्तियों या समुदायों के नियंत्रण में रहता है। ये सभी प्रकार के वन में आप जैसे बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों या समुदायों के स्वामित्व में रहता है, तो ये सब अवर्गीकृत वन में ही आते हैं। यहाँ पे आम आदमी भी जा सकता है। ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे भारत के पूर्वोत्तर राज्य को देख सकते हैं, जैसे नागालैंड, असम, मिजोरम, यहाँ पे अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र होते हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी या वन पदार्थों या उनके बचाव के लिए किया जाता है। और ये सबसे अधिक मध्य प्रदेश के अस्थायी वनों के अंतर्गत आता है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का पाया जाता है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के कुल वनों में कौन सा वन
का अनुपात ज़्यादा है? रक्षित वनों का। और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है जो स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में रहता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये सरकार के द्वारा जो वन विभाग का वर्गीकरण किया गया है यहाँ तक पढ़ें। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे समुदाय और वन संरक्षण, जो हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन संरक्षण, इसको हम सिर्फ आपको इसी तरीके से सिर्फ बता देते हैं। ठीक है, इसको आपको हम बुक की फ़ोटो भेज देंगे, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आम तौर पे इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले सरिस्का बाघ रिजर्व। ठीक है, सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव में लोग क्या करते थे कि वन जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद कराने के लिए लगे हुए थे। सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ है? राजस्थान। और राजस्थान के गांव के लोग जो थे इस रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ जो खनन का कार्य होता था उसको रुकवाने में लगे हुए थे। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, कई क्षेत्रों में क्या है, लोग स्वयं ही जो वन्य जीव का आवास है उसकी रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से भी हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे। फिर राजस्थान के अलवर जिले में, राजस्थान के ही अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सोनचुरी घोषित कर दी गई। उसने अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों को घुसपैठ से यहाँ के वन जीवन को बचाते हैं। ठीक है, फिर हिमाचल के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन भी कई क्षेत्र वन कटाई रोकने। देखिए, एक क्या था, हिमाचल प्रदेश में चिपको आंदोलन भी आप लोगों ने सुना होगा। चिपको आंदोलन में क्या था, चिपको आंदोलन में कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने के लिए भी कुछ काम किया गया। वहाँ पे स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया गया। वहाँ पे लोग क्या था कि पेड़ की इतनी ज़्यादा कटाई हो रही थी कि लोग उन पेड़ों से जाके चिपक गए और जिससे उसको रोकने के लिए वो प्रयासरत भी रहे। ठीक है, फिर टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन या नवोत्थान ने दिखा दिया। वहाँ टिहरी में किसानों ने कौन सा आंदोलन किया? बीज बचाओ आंदोलन। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना, मतलब वहाँ पे जो केमिकल्स यूज लोग करते थे खेती करने के लिए, उसके रोक के लिए उन लोगों ने ये आंदोलन किया था। और उसने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना वो विविध फसल उत्पादन के द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार में कृषि उत्पादन करना संभव माने। इस तरह से भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन या पुनर्निर्माण के स्थानीय समुदाय की भूमिका के लिए महत्व को उजागर करते हैं। ठीक है, अब उसके आगे क्या है कि भारत में पर्यावरण के विनाश या पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख भी मिलती है कि जो भी स्थानीय समुदाय के लोग हैं वो हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे विकास प्रक्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो और पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। तो इस तरीके से समुदाय या वन संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये चैप्टर आपका आज समाप्त हो गया और कहते इसके बाद हम आपको पूरा नोट्स देंगे और बुक की फ़ोटो कॉपी भेजेंगे, उससे आप सभी प्रश्नों को हल करके मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।